बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर 7 लेक्चर 11। इस चैप्टर में हमने बात करनी है अनएम्प्लॉयमेंट की कि किसी भी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह क्या होती है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास है कुछ कंटेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। जो हमारे आज का लेक्चर का आउटलाइन है वो है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसको डिफाइन करना है कि ये क्या होता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद है व्हाई इज़ देयर अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है किसी कंट्री में। उसके बाद जॉब सर्च है, कुछ जो होते हैं एम्प्लॉय होते हैं और कुछ अनएम्प्लॉयमेंट होती है। उसके बाद वेज रिजिडिटी, इसको वन बाई वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम डिस्कस करते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बारे में बात करते हैं कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। तो देखें, सबसे पहले देखें द एवरेज रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल रेट जो है ये एवरेज रेट होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, कि इकोनॉमी जिसके इर्द गिर्द क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है। द एवरेज रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराउंड विच द इकोनॉमी फ्लक्चुएट्स। अच्छा, जब रिसेशन होता है, रिसेशन में क्या होता है, इन अ रिसेशन जो एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो नेचुरल रेट से क्या होते हैं, हाई होता है। ठीक है, और जब बूम हो, मतलब जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो वो बेहतर हो जाए, ठीक है, और इनकम पर कैपिटा लोगों की जो है वो भी इंक्रीज कर जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये बूम है। तो बूम इकानमी, बूम का मतलब ये है कि लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो, इनकम पर कैपिटा वो भी इंक्रीज कर जाए, इकानमी कंट्री की ठीक हो जाए, तो वो हम उसको कहते हैं बूम में है। तो इसमें क्या होता है, द एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स द नेचुरल रेट। तो इसमें जो एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो नेचुरल रेट से कम हो जाता है। अच्छा, तो इस सबको समझने के लिए अ फर्स्ट मॉडल ऑफ द नेचुरल रेट, फर्स्ट मॉडल ऑफ द नेचुरल रेट नोटेशन इसके लिए है, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, इस वजह से ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करना। जो एल जो है वर्कर इन द लेबर फोर्स है, ठीक है, एल डिनोटेड वर्कर ऑफ द लेबर फोर्स इन द लेबर फोर्स। ई जो है एम्प्लॉयड वर्कर है, ठीक है, यू जो है अनएम्प्लॉयड है जो कोई काम नहीं करते। यू और एल जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, और इसमें हमने अजम्पशन जो है हमारे पास वो ये है, एल इज एक्सजेनुअली लेबर फोर्स जो है वो क्या है, इसमें फिक्स्ड है ड्यूरिंग एनी गिवन ऑफ मंथ। उसके बाद इस जो है ये अजम्पशन है हमारे पास, फ्रिक्शन ऑफ एम्प्लॉयड वर्कर दैट बिकम्स अ सेपरेट फ्रॉम देयर जॉब्स। इस किस चीज़ को डिनोट करेगी, हम अजम्पशन करेंगे कि ये वो एम्प्लॉयड वर्कर है जो कि जिन्होंने जॉब को रिज़ाइन कर दिया या जॉब से वो निकाले गए हैं। ठीक है, ये वो फ्रिक्शन बताता है जो कि पहले एम्प्लॉयड थे, अब वो क्या है, जॉब्स नहीं करते। ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम देयर जॉब है। अब सेकेंड वन क्या है, एफ जो है ये किस चीज़ को डिनोट करेगा, एफ जो है फ्रिक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर दैट फाइंड्स जॉब। ये वो फ्रिक्शन एफ जो है ये वो फ्रिक्शन है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट और जो कि जॉब की सर्च में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 अजम्पशन ली है। एक जो है लेबर को जो है हमने लेना है फिक्स्ड लेना है ड्यूरिंग एनी गिवन ऑफ मंथ। इस जो है वो एम्प्लॉयड वर्कर हैं, ठीक है, जो जिन्होंने जॉब छोड़ दी है या जॉब से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। एफ जो है फ्रिक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर दैट फाइंड जॉब्स। एफ जो है वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर है जो कि जॉब की सर्च में है। तो हमने अभी तक ये बात की है कि एस जो है ये वो फ्रिक्शन ऑफ एम्प्लॉयड वर्कर दैट बिकम सेपरेटेड फ्रॉम देयर जॉब्स, और एफ जो है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट है जिनको जॉब मिल गई है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें देखिए, एस जो है रेट ऑफ जॉब सेपरेशन, एफ रेट ऑफ जॉब फाइंडिंग। ठीक है, बोथ आर एक्सोजेनस, मतलब जो दोनों गिवन है। द ट्रांजैक्शन बिटवीन एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कुछ जो पहले एम्प्लॉयड थे, ठीक है, वो जो है अब अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। ठीक है, जो कि हम एस से डिनोट करते हैं, और कुछ थे जो अनएम्प्लॉयमेंट थे जिनको जॉब मिल गई है, ठीक है, उसको हम एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है,
तो ये जो है ये सर्कल चलता रहता है। जो एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है, वो किसी सर्टन पीरियड के लिए अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, बेरोज़गार हो जाते हैं, या जॉब वो रिज़ाइन कर देते हैं। उसकी कोई रीज़न भी होते हैं, रीज़न को हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दूसरे कुछ हैं जो अनएम्प्लॉयबल है, जिनको जॉब मिल जाती है, ठीक है, उसके बाद वो एम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो ये सर्कल जो है इकोनॉमी में ये सर्कल चलता रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उसमें हम पहले बात करें द स्टेडी स्टेट कंडीशन। अच्छा, द स्टेडी स्टेट कंडीशन वो कंडीशन होता है कि जहाँ पे हमारे पास जहाँ जो S इज इक्वल टू F के बराबर आ जाए, मतलब जो लोग जो कि जॉब से सेपरेट हो गए, ठीक है, वो इक्वल हो उन लोगों के जिनको जॉब मिल गई है। तो ये वो कंडीशन है हमारे पास कि जहाँ पे S इज इक्वल टू जो है F की इक्वल होता है, तो उसको हम कहते हैं कि इस स्टेडी स्टेट कंडीशन है। तो इसके अगर देखें द लेबर मार्केट इज द स्टेडी स्टेट और लॉन्ग रन इफ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज कांस्टेंट। तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, S मल्टीप्लाई बाई E इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाई U। तो S मल्टीप्लाई बाई E का मतलब है S मल्टीप्लाई ऑफ एम्प्लॉयड पीपल हु लूज और लीव देयर जॉब। ये वो लोग हैं जो कि अपने जॉब जो छोड़ गए हैं किसी भी रीज़न से, ठीक है, या वो जॉब से निकाले गए हैं, ठीक है। ये और दूसरी बात है F मल्टीप्लाई बाई U ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल हु फाइंड जॉब्स। ये वो लोग हैं जिनको जॉब मिल गई है। अगर इन दोनों का रेट जो है सेम है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं द स्टेडी स्टेट कंडीशन। अब इस स्टेडी स्टेट कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग फॉर द इक्विलिब्रियम U। तो हमें पता है F मल्टीप्लाई बाई U इज इक्वल टू S मल्टीप्लाई बाई E। तो देखें E का हमें पता है जो एम्प्लॉयड वर्कर होते हैं लेबर फोर्स में से, अनएम्प्लॉयमेंट को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास E जो है एम्प्लॉयड वर्कर आ जाते हैं। तो E की जगह पे हम जो है L माइनस U लगा सकते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमें पता है कि E इज इक्वल टू L माइनस U लेबर फोर्स माइनस अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इसको जो है ये S जो है इसको दोनों अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा S मल्टीप्लाई बाई L माइनस S मल्टीप्लाई बाई U। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, सॉल्व फॉर U बाई L अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा F प्लस S मल्टीप्लाई बाई U इज इक्वल टू S बाई L जो कि गिवन है, ठीक है। तो इसको जो है सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स U बाई L अगर हम निकालें तो हमारे पास आ जाएगा S डिवाइडेड बाई S प्लस F, ठीक है। S वो लोग हैं जो कि जॉब से सेपरेट हो गए, F जो है उनको जॉब मिल गई है। तो ये हमारे पास सिंपल U बाई L अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाएगा। तो आगे एक एग्जांपल से इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखें नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जांपल देखें ईच मंथ का। ईच मंथ 1% ऑफ एम्प्लॉयड वर्कर लूज देयर जॉब। S इज इक्वल टू 0.01। उसके बाद ईच मंथ 19% ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर फाइंड जॉब। जो 19% लोग हैं उनको जॉब मिल गई है और 1% ऐसे लोग हैं जो कि जिनको वो अपने जॉब से सेपरेट हो गए हैं। अब यहाँ पे इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमें जो है फार्मूला पता है U बाई L का नेचुरल रेट का S डिवाइडेड बाई S प्लस F। तो सिंपल इसमें वैल्यू पुट करते हैं 0.01 डिवाइडेड बाई 0.01 प्लस 0.19। तो हमारे पास अगर देखें अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% आ जाता है। तो उसके बाद देखें पॉलिसी इम्प्लीकेशन क्या होनी चाहिए इकोनॉमी में, उनको गवर्नमेंट को कैसी पॉलिसी जो है बनानी चाहिए। और पॉलिसी इज दैट एम टू रिड्यूस द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल सक्सीड ओनली। अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट को अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करें, ठीक है। एफ इट लोअर्स एस उन लोगों को कम करें जो कि जॉब से सेपरेट हो जाते हैं, या आर इंक्रीज
इफ़, या उन लोगों को इंक्रीज़ करें जो कि जॉब सर्च में उनको जॉब प्रोवाइड कर दी जाए। तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी जो है बनानी चाहिए, ठीक है, कि वो अपने जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब दें, ठीक है, और अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाएं। तो इसके बाद हमारे पास है हाउ इज़ अनएम्प्लॉयमेंट मेजर्ड। अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे मेजर करते हैं, देखें, बेस्ड ऑन द आंसर टू द सर्वे क्वेश्चन ईच एडल्ट इज प्लेस्ड इनटू वन ऑफ थ्री कैटेगरी। जो एडल्ट है इनको जो है या तो वो इसको एम्प्लॉयड में रखते हैं या अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में या नॉट इन द लेबर फोर्स। जो किसी भी कंट्री में जो एडल्ट है इसको इन तीन कैटेगरी में रखा जाता है, या तो वो एम्प्लॉयड होता है या अनएम्प्लॉयड होता है या नॉट इन द लेबर फोर्स, इन तीनों में होता है। तो एडल्ट जो है द BLS कंसिडर अ पर्सन इन एडल्ट। कब एडल्ट कंसिडर होगा, इफ ही और शी इज ओवर 16 ईयर्स ओल्ड। जब वो 16 साल का हो जाए, 16 साल से ज़्यादा हो, तो वो एडल्ट जो है कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद अ पर्सन इज कंसिडर्ड एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड को कंसिडर किया जाएगा इफ ही और शी हैज स्पेंड मोस्ट ऑफ द प्रीवियस वीक वर्किंग एट अ पेड जॉब। पिछली वीक को देखा जाएगा, अगर उससे जो है सर्वे के मुताबिक अगर उसने वीक में ज़्यादा दिन अपने जॉब पे दिए हैं, ठीक है, तो वो एम्प्लॉयड कंसिडर होगा। अब थर्ड वन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, जो कि टेम्प्रेरी ले ऑफ है, जिसके पास कोई काम नहीं है, ठीक है, इज लुकिंग फॉर अ जॉब, वो जॉब की सर्च में है, या फिर वो अभी उसने जॉब स्टार्ट करनी है, तो वो अनएम्प्लॉयड होगा एक उस स्पेसिफिक टाइम के लिए। A person who fits neither of these categories such as a full-time student, homework or retiree is not in the labor force। तो वो जिनके जी के ऊपर तीन कैटेगरी हमने बयान की है, अगर इसमें किसी में भी नहीं है, जैसे कि फुल टाइम स्टूडेंट है या रिटायर्ड है, ठीक है, तो वो किस में आ जाता है, नॉट इन द लेबर फोर्स, इस कैटेगरी में इंक्लूड होगा। उसको इस कैटेगरी में क्या करेंगे, हम शामिल करेंगे। उसके बाद देखिए हाउ इज़ अनएम्प्लॉयड मेजर। तो कि सबसे पहले बात करते हैं लेबर फोर्स। लेबर फोर्स के बारे में हमें पता है, द लेबर फोर्स इज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्लूडिंग बोथ द एम्प्लॉयड एंड द अनएम्प्लॉयड। द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक डिफाइंस द लेबर फोर्स इज द सम ऑफ द एम्प्लॉयड एंड द अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें हमने डिफाइन किया ब्रेक डाउन को कि टोटल पॉपुलेशन जो है ये हमारे पास एडल्ट टोटल पॉपुलेशन है, इसमें जो है ये हमारे पास एम्प्लॉयड वर्कर है। ये देखिए इसका ये जो पूरा हिस्सा ये क्या है, एम्प्लॉयड वर्कर का है, ये जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट है वर्कर का, ठीक है, ये जो लाइन है ये अनएम्प्लॉयमेंट शो हो रही है। उसके बाद ये जो है नॉट इन द लेबर फोर्स है। तो ब्रेक डाउन ऑफ द पॉपुलेशन को इस तरीके से हमने लेबर को कैटेगराइज किया गया है, BLS ने, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने इसी तरह ब्रेक डाउन किया है ऑफ पॉपुलेशन को। उसके बाद है हाउ इज़ अनएम्प्लॉयड मेजर्स। अनएम्प्लॉयड को हम कैसे मेजर करते हैं, इसके पहले न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज कैलकुलेटेड इज द परसेंटेज ऑफ द लेबर फोर्स दैट इज अनएम्प्लॉयड। देखिए अनएम्प्लॉयड रेट को हम ऐसे फाइंड करते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयड है ये गिवन होंगे डिवाइड बाय लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाएगा, जिसके हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं। द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज द परसेंटेज ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन दैट इज नॉट इन द लेबर फोर्स। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, ये वो एडल्ट पॉपुलेशन है जो कि लेबर फोर्स में नहीं है, जो कि जो लेबर फोर्स में होते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को हम कैसे फाइंड करते हैं, लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय एडल्ट पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100। लेबर फोर्स जो है जो कि एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय उसको डिवाइडेड बाय एडल्ट पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन होती है एडल्ट पॉपुलेशन उसको इस पर डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है टोटल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। वाई इज देयर अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है, इसकी भी वजह होती है, ठीक है। लेट्स सपोज, हम सपोज करते हैं इफ जॉब फाइंडिंग वर इंस्टेंटेनियस इफ इज इक्वल टू 1, मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम कहते हैं जो कि बिल्कुल ज़ीरो है।
मतलब जितने लोग जॉब सर्च कर रहे थे सबको जॉब मिल गई है, अब ऐसा कोई नहीं है जिनको जॉब नहीं मिली। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देन द all spells of unemployment would be brief and the natural rate would be near to ज़ीरो। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ज़ीरो होगा जब सबको जॉब मिलेगी, सबके पास जॉब होगी, तो फिर नेचुरल रेट इकोनॉमी में क्या होगा, ज़ीरो होगा। बट अगर हम देखें प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसकी कोई वजह है, देयर आर टू रीज़न वाई एफ इज लेस देन 1। ठीक है, फर्स्ट वन है जॉब सर्च, सेकंड वन है वेज रिजिडिटी। तो सबसे पहले हम जॉब सर्च को जो है एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, कि लोग जो है जॉब सर्च करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि सबके सब एम्प्लॉयड हो, कोई अनएम्प्लॉयमेंट ना हो। जो अनएम्प्लॉयड होते हैं उनकी भी रीज़न होती है। तो फर्स्ट रीज़न हम बात करते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये वो टाइम होता है कि जिस टाइम के अंदर जो वर्कर है वो अपने जॉब्स ढूंढते हैं। ठीक है, वो टाइम जो कि जिसके अंदर वर्कर अपने जॉब्स ढूंढते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो वो जॉब क्यों ढूंढते हैं, ठीक है, उसकी भी वजह होती है। जॉब सर्च occurs even when wages are flexible and there are enough jobs to go around। जब किसी इकोनॉमी में जॉब्स बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, और वेजेस भी फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, तो क्या होता है, इसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है, कुछ लोग जो है अच्छी जॉब्स की सर्च की वजह से एक जॉब छोड़ देते हैं और वो कुछ टाइम के लिए जो है बेरोज़गार हो जाते हैं और अच्छी जॉब्स की सर्च में होते हैं। ठीक है, अच्छी जॉब्स को वो टाइम के जिस टाइम के अंदर वो बेरोज़गार होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आकर्स बिकॉज, इसकी क्या वजह है, वर्कर हैव डिफरेंट एबिलिटीज प्रेफरेंस। जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी भी फैक्ट्री या किसी भी जगह पे, ठीक है, तो उसकी जो एबिलिटी होती है या जो उसकी फील्ड होती है वो चेंज होती है या वो उसकी क्वालिफिकेशन हाई होती है। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, उस जॉब को इतना प्रेफर नहीं करते और वो उसकी वजह से कोई और जॉब ढूंढते हैं। तो वो जो जिस टाइम के अंदर वो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, जिस टाइम में वो दूसरी जॉब ढूंढते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। उसके बाद है जॉब्स हैव डिफरेंट स्किल्स रिक्वायरमेंट। जो कंपनी जो एडवर्टाइज करती है उसको जो है डिफरेंट जो स्किल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं कि जिनके पास जॉब भी नहीं होती है और वो रिक्वायरमेंट स्किल भी उनके पास नहीं होती जो कंपनी ने एडवर्टाइज की होती है, तो उसकी वजह से भी क्या होते हैं, वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो उस टाइम ये भी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आता है। तो थर्ड वन की अगर बात करें, जियोग्राफिक मोबिलिटी ऑफ वर्कर नॉट इंस्टेंटेनियस। तो जियोग्राफिकली भी अगर ये देखें, कुछ जो है वर्कर ऐसे होते हैं जो कि मूव करते हैं जॉब की सर्च में, एक जगह से एक सिटी से दूसरी सिटी या गांव से मोस्टली सिटीज़ में आ जाते हैं। तो कुछ टाइम के लिए वो बेरोज़गार होते हैं, वो जॉब्स ढूंढते हैं। तो वो टाइम के जिस टाइम के अंदर वो क्या होते हैं, अपनी जॉब सर्च में होते हैं, ठीक है, तो उसको भी क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। द लास्ट वन है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वैकेंसी एंड जॉब कैंडिडेट्स इन इम्परफेक्ट। तो कुछ ऐसी भी होती है कि जॉब की इंफॉर्मेशन जो कि कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं कि वहाँ पे जो है टीवी वगैरह या इंफॉर्मेशन उसकी नहीं पहुँचती, तो उसकी वजह से भी कुछ कैंडिडेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन ना पहुंचने की वजह से वो अनएम्प्लॉयमेंट रह जाते हैं। तो फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट में जो है 4 पॉइंट को जिक्र किया है। ठीक है, उसके बाद है वाई इज़ देयर अनएम्प्लॉयमेंट के बाद है इसमें आता है सेक्टोरियल शिफ्ट। सेक्टोरियल शिफ्ट क्या होता है, डेफिनेशन चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ डिमांड अमंग इंडस्ट्रीज और रीजन्स। कि जो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि जो मैन्युफैक्चर सेक्टर्स हैं, ठीक है, उसकी डिमांड अगर इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, और जो पहले जो लोग थे वो एग्रीकल्चर में काम करते थे, अब मैन्युफैक्चर की डिमांड इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है, तो इस वजह से जो कुछ लोग जो है वो बेरोज़गार रहेंगे। ठीक है, तो ये सेक्टोरियल शिफ्ट की वजह से भी क्या होते हैं, कुछ लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। ठीक है, सेक्टोरियल शिफ्ट का मतलब है जब शिफ्ट चेंज होता है, जब डिमांड चेंज हो जाती है किसी भी इंडस्ट्री में या रीजन में, तो उस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट आती है। देखिए लेट्स सपोज इसमें यहाँ पे एग्जांपल है
टेक्नोलॉजिकल चेंज, अगर टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, सेक्टोरल शिफ्ट हो जाते हैं। कैसे? इंक्रीज डिमांड फॉर कंप्यूटर रिपेयर पर्सन, ठीक है, अगर कंप्यूटर रिपेयर पर्सन की जो है उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो फिर किसकी डिमांड, इसके अगेंस्ट किसकी डिमांड डिक्रीज होगी? डिक्रीज डिमांड फॉर टाइपराइटर रिपेयर पर्सन, लाइक जो भी असाइनमेंट वगैरह बनाते हैं, टाइपराइटर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनकी डिमांड क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज हो जाएगी। टेक्नोलॉजिकल की वजह से भी कुछ जो है क्या हो जाते हैं, कुछ लोग अनएम्प्लॉयमेंट रह जाते हैं। उसके बाद देखें सेकेंड वन एग्जांपल, अ न्यू इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट काजेज ग्रेटर डिमांड फॉर वर्कर्स इन द एक्सपोर्ट सेक्टर एंड लेस डिमांड फॉर वर्कर इन इम्पोर्ट वर्कर। इसमें ये हुआ, लेट्स सपोज कि किसी भी इकोनॉमी इंटरनेशनल ट्रेड जो दो कंट्रीज़ के दरमियान हुई, ठीक है, तो उसमें ये हुआ कि जो एक्सपोर्ट है उसकी डिमांड उन्होंने इंक्रीज़ कर दी है एक कंट्री ने, और दूसरी कंट्री ने ज़ाहिर बात इम्पोर्ट जो है उसकी इंक्रीज़ कर दी। और जिस कंट्री ने अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ कर दिया है तो एक्सपोर्ट सेक्टर में क्या होगा, उस एक्सपोर्ट सेक्टर का डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगा। तो उसी कंट्री में जो इम्पोर्ट सेक्टर होगा उसका डिमांड क्या हो जाएगा? लेस डिमांड हो जाएगा, डिमांड ऑलरेडी क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस वजह से भी कुछ चेंजिंग आ जाएगी, ठीक है। कुछ लोग जो है जो कि इम्पोर्ट सेक्टर में थे, ठीक है, वो बेरोज़गार हो जाएंगे, ठीक है, उस पर भी कुछ टाइम लगेगा। और इसी तरह जो है लेट 80s की अगर हम एग्जांपल ले लें तो वहाँ पे क्या हुआ? डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर, इंक्रीज इन मैन्युफैक्चर। जो एग्रीकल्चर का काम था वो उसमें जो है डिक्लाइन आ गया, और जो मैन्युफैक्चरिंग का काम था इसमें इंक्रीज आ गया, ये इनका काम ज़्यादा हुआ। तो लोग जो है एग्रीकल्चर से जो है मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट हुए, तो उसमें के दरमियान भी कुछ टाइम लगा, तो वो भी अनएम्प्लॉयमेंट की रीज़न है। अब देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल, रिलेटिव ड्यूरिंग डिक्लाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज इन सर्विस सेक्टर 1970 एनर्जी क्राइसिस काज्ड अ शिफ्ट इन डिमांड अवे फ्रॉम ह्यूज गैस गजलर टूवर्ड्स स्मॉलर कार्स, ठीक है। ये 1990 की एग्जांपल अगर देखें, ये तीन जो है इसमें हमने एग्जांपल लिए, ठीक है, कि कुछ लोग जो है इकॉनमी में अगर देखें तो इस तरह की सेक्टोरल शिफ्ट की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है कि लोग जो है अपने इंडस्ट्री चेंजिंग की वजह से या मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें डिमांड की वजह से भी चेंजिंग आ जाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पब्लिक पॉलिसी एंड जॉब सर्च। तो पब्लिक पॉलिसी एंड जॉब सर्च में ये बात हुई है कि गवर्नमेंट को कैसे पॉलिसी बनानी चाहिए कि जॉब सर्च का जो टाइम है ये कम कर दिया जाए और लोगों के जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनको जॉब्स प्रोवाइड कर दी जाए। तो सबसे पहले देखें गवर्नमेंट प्रोग्राम अफेक्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट। कैसे? गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज जो है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, जैसे कि हमने पीछे बात की है कि कुछ इलाकों में जो है उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है, जॉब की इंफॉर्मेशन, वो सही तरह से नहीं एक्सटेंड होती, आगे लोगों तक नहीं पहुंचती। तो इस देखिए डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब ओपनिंग टू बेटर मैच वर्कर एंड जॉब। तो गवर्नमेंट को जो है एजेंसीज जो हैं जो कि इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर देनी चाहिए उन लोगों को, उनके पास जिनको जॉब की ज़रूरत होती है और जॉब की जो है वो रिक्वायरमेंट को उन तक पहुंचाएं जो कि वर्कर्स होते हैं या जॉब या अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। उसके बाद है पब्लिक जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो दूसरी बात यह है गवर्नमेंट को जो मतलब फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं या उनको ऐसे कोई जो है क्या कहते हैं उसको इंटर्नशिप वगैरह देनी चाहिए, ठीक है, जो कि कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास स्किल्स नहीं होती या उनके पास एक्सपीरियंस नहीं हो, तो गवर्नमेंट को ऐसे जो है ट्रेनिंग देनी चाहिए, ऐसे प्रोग्राम बनाने चाहिए कि उनको अच्छी तरह ट्रेन कर दिया जाए ताकि वो वहाँ से ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस हासिल करें और उनको अच्छी जगह पे जॉब हासिल हो जाए। तो इस तरीके से भी जो टाइम वो लेते हैं, ठीक है, जॉब सर्च करने में, वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, जो कि पाकिस्तान में तो नहीं है, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ये होता है कि जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं तो उनको क्या होते हैं कुछ वेजेस वगैरह देते हैं कुछ टाइम के लिए,
क्योंकि उनके पास जॉब नहीं होती, ठीक है। तो वो क्या होता है उसमें, दूसरी बात ये होती है, इसका एक नुकसान भी है सेकेंड वन ऑप्शन में, कि अगर उनको पैसे मिल जाते हैं, ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं, जॉब सर्च नहीं करते और उनके अंदर जो जॉब फाइंडिंग की है ख्वाहिश वो कम हो जाती है। देखें, अगर यहाँ पे देखें, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस सर्च अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज इट रिड्यूसेस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयमेंट, रिड्यूसेस द urgency of finding work, hence reduces if the longer a worker is eligible for unemployment insurance, the longer the duration of the average spell of unemployment। अगर उनके पास ऐसे पैसे आ जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस से, तो वो क्या होता है, तो वो जॉब जो है उनको अर्जेंट जो है वो नहीं ढूंढते, उस वजह से वो भी ज़्यादा टाइम लगाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है, बेनिफिट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। इसका फ़ायदा ये है कि अगर वो टाइम तो लेते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास जो स्किल्स हैं या उनके पास जो क्वालिफ़िकेशन होती है, अगर वो ज़्यादा टाइम लेते हैं तो ज़्यादा टाइम लेने के बाद उनको जो है अपनी फील्ड में अपनी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक जॉब मिल जाती है जो उनके लिए सूटेबल होती है। उसके बाद अगर हम बात करें वेज रिजिडिटी की, तो हमने इससे पहले हमने बात की है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। सबसे पहले हमने बात की है जॉब सर्च की, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं वेज रिजिडिटी की, अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम रियल वेज रिजिडिटी। देखिए, इसमें अगर देखें तो हमारे पास ग्राफ है, यहाँ पे इस ग्राफ को हम इसके देखिए वाई एक्सिस पे है हमारे पास रियल वेज और एक्सिस पे है हमारे पास लेबर। और सबसे पहले इन दोनों में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। अगर हम रियल वेज को इंक्रीज करते हैं तो लेबर का जो है ये डिक्रीज हो जाता है। अगर इसी तरह लेबर को इंक्रीज करते हैं तो रियल वेज क्या हो जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। इन दोनों में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो देखें, तो इसके देखें डिमांड और सप्लाई जो है, ठीक है, हमने पहले बात किया है कि हमने लेबर को क्या करना है, फिक्स लेना है। तो इस वजह से हमने वर्टिकल साइड पे डिमांड और सप्लाई को लिया हुआ है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपस में जो है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब ये है कि जितना डिमांड हो उतना ही लेबर आते हैं हमारे पास, ठीक है। कि मतलब लेबर और जितने डिमांड हम लेबर का करते हैं, ठीक है, और उतना ही हमारे पास उसकी सप्लाई है। डिमांड और सप्लाई लेबर की सेम है, जितना हम डिमांड करते हैं वो हमारे पास उतनी ही लेबर आ जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, हमारे पास इक्विलिब्रियम है। देखिए, उस पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें तो जहाँ पे हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सप्लाई जो है इंक्रीज कर जाती है और क्या हो जाते हैं, डिमांड ऑफ लेबर जो है कम हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, ठीक है। दूसरी बात अगर देखें, रियल वेज अमाउंट ऑफ लेबर हायर्ड, अमाउंट ऑफ लेबर विलिंग टू वर्क, जो कि यहाँ पे गिवन है। देखिए, इफ द रियल वेज इज स्टक अबव द इक्विलिब्रियम लेवल देन देयर आर नॉट इनफ जॉब्स टू गो अराउंड। अगर इक्विलिब्रियम से ऊपर जो है रियल वेज जो है वो ऊपर हो जाए, ठीक है, इक्विलिब्रियम से, तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे कोई जॉब जो है नहीं होगी। तो इस वजह से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। अगर इक्विलिब्रियम से नीचे हो तो फिर वहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम होगी, बल्कि होगी नहीं। तो देखें, उसके बाद हम इसको वेज रिजिडिटी को यहाँ पे रीज़न बताते हैं, रीज़न फॉर वेज रिजिडिटी, मिनिमम वेज लॉस, इस सब के बारे में वन बाय वन बात करते हैं।